Hello everyone. Is everyone okay? Is everyone doing okay? I hope everyone is doing fine. So welcome to India's first video note series YouTube channel. इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बीफार्म लेक्चर्स जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। आपको सारे सब्जेक्ट और टॉपिक कहाँ मिलेंगे? चैनल की प्लेलिस्ट में, वो आप सबको पता है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज सब्जेक्ट दैट इज बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, कोरिलेट करोगे, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली लाइक हाउ थिंग्स वर्क, कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। हमें इसमें यही चीज़ देखनी कि वर्किंग हो कैसे रही है। अब उसका कोरिलेशन आपको जानना पड़ेगा। जैसे आपकी कोई भी ड्रग है, ये आपकी ड्रग है, ड्रग के पास फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो सबको पता है। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो प्रेजेंट है उसमें। अब इसकी प्रॉपर्टी का हम इंटर रिलेशनशिप चेक करेंगे। क्या चेक करते हैं? इंटर रिलेशनशिप। ये हो गया। अब इसका इंटर रिलेशनशिप किसके साथ चेक किया जाता है? बॉडी की ADME के साथ। मतलब आपकी जो ड्रग है, ड्रग की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, उनका जो रिलेशन है बॉडी के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, सब कुछ हम कब पढ़ते हैं? अपने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड आई गेस आपको मज़े आने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे अपनी बॉडी से, अपने चीज़ों को बुक की तरह नहीं पढ़ते हैं, बुकिश लैंग्वेज नहीं देखते हैं। बुकिश लैंग्वेज हमें थोड़ा सा इसलिए चाहिए क्योंकि हम एग्जाम में लिखना है, बट इसको समझने की जरूरत है, तो समझने पे पहले मूव करते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आप समझ गए कि बायोफार्मास्यूटिक्स में क्या है, फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है। अब इसको समझने के लिए हमें नोट्स पे मूव करना पड़ेगा। तो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। नोट्स पे जाके पढ़ते हैं, वन बाय वन सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी देखना है, क्योंकि पास भी होना है। पास क्या, अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो लेट्स गो टू द नोट्स। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक्स। हमें पता होना चाहिए बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है। बायोफार्मास्यूटिक्स वो स्टडी है जिसमें हमारे ड्रग का पीसीबी हमारे बॉडी के ADME को देखता है, उनका रिलेशनशिप चेक करेगा। फिर आपकी कोई भी ड्रग है, आप ड्रग ऐसे तो लोगे नहीं, ड्रग की कोई ना कोई फॉर्मुलेशन होगी। उस फॉर्मुलेशन का आपके थेराप्यूटिक इफेक्ट से कनेक्ट किया जाएगा। किसे कनेक्ट किया जाता है? थेराप्यूटिक इफेक्ट से कनेक्ट करेंगे कि ये क्या सही इफेक्ट दे रहा है या नहीं। वो फॉर्मुलेशन IV में है या आपकी ओरल है, टॉपिकल है, तो क्या किस तरीके से एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आएगा, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सब में डिफरेंस आएगा। तो वो है हमारी बायोफार्मास्यूटिक की स्टडी। अब बायोफार्मास्यूटिक ड्रग डेवलपमेंट में और थेरेपी में किस तरीके से काम आती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज समझिए कि कभी भी कोई फॉर्मुलेशन होनी है, उसकी डिजाइनिंग होनी है, तो वहां पे बायोफार्मास्यूटिक्स काम करेगा। क्योंकि अगर एक डोजेज फॉर्म बननी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो बॉडी में जाके किस तरीके से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा या अवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ाएगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा बायोफार्मास्यूटिक्स से। तो फॉर्मुलेशन डिजाइन के लिए बायोफार्मास्यूटिक्स मस्ट है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी को एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके, उसके लिए हमें बायोफार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट है, ड्रग डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी, जिससे कि ट्रीटमेंट आपका फेल ना हो। अब ट्रीटमेंट फेल क्यों हो जाते हैं? एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है, टॉक्सिसिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे या तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है या बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन है, तो उससे लीड ऑन हो सकता है, सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी पे बात आ सकती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, तो डोज एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। एक होता है ना गैस्ट्रिक पीएच, ऑर्गन फंक्शन, जेनेटिक वेरिएशंस। अब आपके स्टमक का जो गैस्ट्रिक पीएच है वो भी एक रोल प्ले करता है। आपकी जो ड्रग है उसके एब्जॉर्प्शन में चेंजेस ला सकता है, मे बी कुछ अलग हो सकता है। देन आपके ऑर्गन फंक्शंस में कुछ ना कुछ इफेक्ट शो होगा।
अब पर्सनलाइज मेडिसिन है तो उसमें डोज एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। अब इम्पॉर्टेंस इन ड्रग डेवलपमेंट एंड थेरेपी, क्या ज़रूरी है ये चीज़ हम पढ़ लिए हैं, पढ़ के आए हैं कि फॉर्मुलेशन डिज़ाइन में हेल्प करेगा, थेरेप्यूटिक एफिकेसी में, सेफ्टी टॉक्सिसिटी में और पर्सनलाइज मेडिकेशन में जो है वो हेल्प करता है। अब सबसे पहले ADME का पार्ट होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पता होगा आपको कि किस तरीके से हमारी, चलो आप मान के चलो ये ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी में ड्रग एंटर किए हैं, अब जब ह्यूमन बॉडी में ड्रग एंटर करती है तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और किसके थ्रू, GIT के थ्रू। इसमें हम क्या मेन जो हम देखेंगे GIT। आपने माना एक पेशेंट ने ड्रग को, ये हमारी ड्रग है, उसको एडमिनिस्टर किया ओरली, ठीक है, पर ओरल रूट के थ्रू उसने लिया, फिर वो वहाँ से कुछ बैरियर क्रॉस करते करते, यहाँ से जो भी बैरियर्स थे क्रॉस करते करते कहाँ पहुँचा, वो स्टमक में पहुँचा, ठीक है। देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इन भाई सब का स्टमक ऐसा ही है तो इसके टमी पे मत जाओ। तो ये स्टमक में पहुंचा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है ये पूरा। अब उससे पहले भी कुछ होगा। अब GI पे पहुंचने से पहले बहुत सारे बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने के लिए। अब GI को क्रॉस करेगा देन ही तो सिस्टमिक सर्कुलेशन पर पहुंचेगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ओरल बहुत सारे बैरियर क्रॉस करने के बाद ही पहुंचती है टैबलेट या आपकी ड्रग। ऐसा नहीं है IV की तरह वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, नहीं, वो टैब है, टैबलेट फॉर्म में है तो वो स्लोली एक एक बैरियर को क्रॉस करते हुए निकलेगी। इतना समझ गए कि कैसे जाता है। अब आपका मैकेनिज्म जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन का GI में किस तरीके से, सबसे पहले तो पैसिव डिफ्यूजन होगा। पैसिव डिफ्यूजन में आपका ट्रांससेलुलर पैसिव आता है और पैरासेलुलर आता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, देखो ये जो मैकेनिज्म है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बायोफार्मास्यूटिक्स में ऑलमोस्ट आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छूटी है, बट उसको थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना है। कोरिलेट इन द सेंस कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब पैसिव डिफ्यूजन आपने पहले पढ़ रखा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस में जो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस है, सॉल्वेंट ड्रैग, आयन पेयर टेस्ट, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं इनको डिस्कस किया है किसी सब्जेक्ट में, राइट। अब जैसे आपका पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन बहुत कॉमन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होती है। पैसिव डिफ्यूजन मोस्टली जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। उसमें हमारा ट्रांससेलुलर पैसिव आता है कि जो हमारा ड्रग है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे पहुंचता है। मतलब एक रीजन है जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, एक रीजन है जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। आप या तो ऐसे मान के चलो GI में अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो उस रीजन से वो जाएगा आपके ब्लड में लो कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। अब ये ट्रांसफर हो गया, ये क्रॉस कर दिया, ये कैसे क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू ही क्रॉस करेगा, वो होता है आपका ट्रांससेलुलर पैसिव डिफ्यूजन। इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही रहता है। तो आप ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे थोड़ा सा रीजन की बात की, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से नीचे रीजन से चेंज हो रहा है, हाई से लो, तो समझ जाइए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का एक ड्राइविंग फोर्स आया उसके थ्रू ही हुआ है। यहाँ देखो पैसिव डिफ्यूजन में आप खुद सोचिए, अगर हाइट पे से बॉल को फेंका जाए तो वहाँ पे उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको रख के छोड़ दीजिए, वो नीचे खुद चली जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आपको यहाँ पे कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। आपकी जो ड्रग्स है, मोस्टली ड्रग्स पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती है, और ये गवर्न होता है फिक्स फर्स्ट लॉ, जो फ्लक्स प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। फिर आपका जो पार्टिकल है या आपकी जो ड्रग है उसकी क्या लाइपोफिलिसिटी है, मॉलिक्यूलर साइज कितना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, वो एक क्रूशल रोल प्ले करता है। आपका फिर पैरासेलुलर आता है। पैरासेलुलर में जो मूवमेंट है ड्रग्स, जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट स्पेसेस के बीच में, आपका जो सेल है, पैरासेलुलर मतलब सेल के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है या वो पास थ्रू कर रहा है, तो वो हमारा पैरासेलुलर पैसिव डिफ्यूजन में आता है,
रेदर देन थ्रू द सेल्स देमसेल्फ। बस इसमें क्या है, आपके ड्रग की मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी जो टाइट जंक्शंस हैं सेल्स के बीच में, उनके बीच में, ना कि सेल्स के थ्रू। सेल्स के थ्रू नहीं होगा, टाइट जंक्शंस हैं, स्पेसेस हैं, उसी के थ्रू वो काम चला लेंगे। अब टाइट जंक्शंस जो है इंटेस्टिनल एपिथेलियम होते हैं, वो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट नहीं होने देते, या ज़्यादा चार्ज मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कभी होने ही नहीं देते, तो वो आपके टाइट जंक्शंस हैं। लेस सिग्निफिकेंट होता है आपका जो ट्रांस सेलुलर डिफ्यूजन है, लिमिटेड स्पेस की वजह से वहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये हमने पढ़ा है अपना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो, आई गेस हमने ये पढ़ा था अपने 3rd सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, और हाँ 3rd सेमेस्टर में ही या 5th सेमेस्टर में, इफ़ यू रिमेंबर, दोनों में से एक में पढ़ा है हमने, तो वो याद रखना। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब फिक्स लॉ है, उसमें ड्रग का डिफ्यूजन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास थ्रू होते हुए क्या लगता है उसके बारे में बताना है। अब आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अब देखो डिफ्यूजन रेट जो होता है ना, वो लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से भी इफेक्ट होता है। अगर आपकी ड्रग लाइपोफिलिक है तो भी उसका एक तरीके से अफेक्ट अलग आएगा, अगर हाइड्रोफिलिक है तो भी अलग आएगा। कि हाइड्रोफिलिक है तो एब्जॉर्ब तो अच्छे से हो जाएगा, बट क्या होगा, वो एंटर नहीं कर पाएगा जहाँ पे उसको जाना है, सेल परमेबिलिटी नहीं होगी उसकी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है और इन्फ्लुएंस भी होता है लिपिड की सॉल्युबिलिटी पर, मेम्ब्रेन थिकनेस पर, सरफेस एरिया, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन्वायरमेंटल पीएच क्या है। अब इसका जो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है कि क्या डिफ्यूजन रेट इज equals to diffusion coefficient upon concentration gradient into membrane thickness, concentration gradient upon membrane thickness into diffusion coefficient। ये फिक्स लॉ है हमारा डिफ्यूजन का। देन नेक्स्ट है हमारा पैसिव डिफ्यूजन की बात कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर फैसिलिटेट हो रहा है, मतलब कुछ किसी चीज़ के थ्रू ही पास ऑन करेगा, मतलब कैरियर मीडिएटेड है जो प्रोसेस है। यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को यूज़ किया जाता है। आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैरियर जो है वो मस्ट है, उसके थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट होगा वन ए रीजन टू अनदर रीजन। इस रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए उसको कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका ग्लूट ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज के लिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है। आपको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे इसमें लाइक आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अगर क्या होता है कि अगर वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स ऑक्यूपाइड हैं तो क्या होगा, वो सैचुरेट हो जाएगा, नहीं वो ट्रांसफ़र करेगा एक साइड से दूसरी साइड पर। फिर आपको ड्रग्स का एक स्पेसिफिक या सर्टेन स्ट्रक्चरल टाइप चाहिए, देन ओनली इट कैन पास थ्रू, या वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। फिर आपका नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव है। अगर कोई चीज़ एक्टिव है, कोई पर्सन एक्टिव है, तो इसका मतलब उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सेम वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर आपका जो कैरियर प्रोटीन है वो मूव करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब एक लोअर रीजन से हायर रीजन में जाना या एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जाना, वो किसके अगेंस्ट जाएगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही ट्रैवल करेगा। तो उसके लिए आप खुद सोचो, जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे पहाड़ से नीचे उतर के, तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम वही डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। हाईली सेलेक्टिव रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। हायर कंसंट्रेशन पे जो हमारा सबस्ट्रेट है वो सैचुरेट हो सकता है। अब आपके सब्सटेंस हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस सेम कैरियर यूज़ करते हैं, तो उनमें कॉम्पिटिशन आ जाता है कि मैं जाऊँगा पहले इस पे, पहले मैं बैठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस आपका डिवाइड होता है टू पार्ट में, जो है फैगोसाइटोसिस और एक है आपका पिनोसाइटोसिस। फैगो से हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ फूड की बात हो रही है, कि कुछ एनगल्फ करना है या सेल ईटिंग है, फूड हो गया। पिनो से वाटर को याद रखना, ड्रिंकिंग की बात हो रही है। तो पिनोसाइटोसिस जो है कोई भी हमारा एक प्रोसेस है जिसमें सेल एनगल्फ कर लेता है।
एनगल्फ ऐसा समझो निगल जाता है। हमारा एनाकोंडा होता है ना, वैसे ही ये उनकी तरह ही है। पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंक करता है, जो भी लिक्विड या स्मॉल पार्टिकल्स उसको मिलेगा वो क्या करेगा, उसको पी लेगा। फैगोसाइटोसिस में कोई भी लार्ज पार्टिकल्स उसको दिखता है, कॉमन नहीं है। वैसे फैगोसाइटोसिस हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन में कॉमन नहीं होता, बट स्टिल होता है, चीज़ें होती हैं। सेल क्या करता है, खा लेता है, लार्ज पार्टिकल्स को निगल जाता है। फिर आपका सॉल्वेंट ड्रैग है। बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट में जो भी वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है कैरियर के थ्रू, क्योंकि जो कैरियर है वो डिजोल्व हो जाता है ड्रग के साथ, तो ड्रग के साथ जब डिजोल्व होता है तो उसके थ्रू इजीली पास ऑन हो जाता है। ये प्रोसेस जो है ये ऑस्मोसिस की तरह रहता है, बल्क फ्लो है उसकी तरह रहेगा। फिर आपका एक रोल है ड्रग एब्जॉर्प्शन, जैसे किडनी में या इंटेस्टाइन में, वहाँ पे हमारा सॉल्वेंट ड्रैग, मतलब एक तरीके से ड्रैग तो आप समझ रहे हो ना, घसीटते हुए लेकर जाना, ड्रैग करना। सेम वैसे ही हमारा एक सॉल्वेंट है, वो हमारी ड्रग को ड्रैग करेगा अपने साथ। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट है, जस्ट एन एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। कभी ये लिख कर मत आ जाना, प्रॉपर लिख कर आना कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे ऑस्मोसिस या बल्क फ्लो की तरह मूव करता है, मूवमेंट होता है वाटर का मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ पे हमारा कैरियर डिसॉल्व हो जाता है ड्रग के साथ। समझ गए, गुड। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आपकी ड्रग जो है, आयनाइज ड्रग है, वो कॉम्प्लेक्स बनाती है। कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएगी, काउंटर आयंस के साथ बनाती है, उसकी हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के पार जा पाता है जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है काउंटर आयन से। अब कुछ ड्रग्स हैं जो पुअरली सॉल्युबल हैं पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, तो वहाँ पे हम आयन पेयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। बट आपका जो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, पीएच से, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन से, कुछ कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिंग आयंस हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी वजह से क्या होता है, इनमें अफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब आपके फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से जीआईटी में ड्रग्स का थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन में इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, प्रॉपर से एक तरीके से आपका जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। आपका कोई भी ड्रग है उसकी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपका कोई भी ड्रग है वो सॉल्यूबलाइज नहीं हो पा रहा, उसकी सॉल्यूबिलिटी कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो भी एक फैक्टर बन जाएगा। आपके ड्रग का पार्टिकल साइज बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, जो पास थ्रू होने के लिए चाहिए, तो उसको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे रीज़न हैं या ये टाइप्स हैं, इनकी वजह से नहीं एब्जॉर्प्शन सही से हो पाता। फिर आपकी फॉर्मुलेशन है, आपकी जो टैब है, टैब की फॉर्मुलेशन जो भी है, ठीक है, टैब बनी हुई है, ड्रग जो है वो टैबलेट फॉर्म में है। अब टैब को क्या होगा, वहाँ जाके डिसइंटीग्रेट भी तो होना है, टूटना है, तभी तो जाके वो डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के बाद आपका एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एडीएमई से पहले कुछ तो होता होगा ना, कि डायरेक्ट गया, पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हमारी टैब, हमारी ड्रग जो है या टैबलेट फॉर्म में जो है, अगर वो डोजेज फॉर्म जाके डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो, तो आपका एब्जॉर्प्शन तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, वहां तक तो कुछ होगा ही नहीं। फिर उसके बाद एक्सीपिएंट्स भी रोक सकते हैं, उनका मन नहीं है कराने का कि भाई तुम कुछ करो, नहीं एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं सही से, वो रीज़न है। एडिटिव्स हैं, कोटिंग्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन को। फिर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, क्या सरफेस एरिया है, ब्लड फ्लो क्या है जीआईटी में, पीएच क्या है जीआईटी का, वो भी डिपेंड करता है, क्या प्रेजेंस है फूड का, वो भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। देन आपके बायोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं, एज के बेसिस पर, डिजीजेस के या ड्रग इंट्रैक्शन के बेसिस पर, क्या एज हो गई है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, कोई डिजीज़ है वो प्रॉपर आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रही है, या उसके साथ कोई और ड्रग जा रही है, जो आप ड्रग दे रहे हो या टैब दे रहे हो उसके साथ, टैबलेट के साथ कुछ और जा रहा है, तो वो आपस में ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, हमारे फैक्टर्स में आ जाती हैं, जो इन्फ्लुएंस करता है जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन। अब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग की क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, डोजेज फॉर्म, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, राइट। अब नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावैस्कुलर रूट्स। अब जो आपकी नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावैस्कुलर रूट्स हैं, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेथड जो है वो जीआई ट्रैक्ट के बाहर है,
GIT से बाहर का जो है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पेरोरल एक्स्ट्रावैस्कुलर रूट्स। इस रूट का ये एडवांटेज होता है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर इस रूट से लिया गया है तो क्या करेगा, सबसे पहली चीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली होना चाहिए था वो नहीं होगा, वो अवॉइड करेगा। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट टारगेट करता है ड्रग डिलीवरी को, जहाँ पे उसको भेजना है वहाँ पे उसको आराम से भेज पाता है। इस रूट्स में आपके ओरल को छोड़कर सब कुछ आ जाता है, जैसे टॉपिकल, इनहेलेशन, रेक्टल, आपका वेजाइनल, IV, पल्मोनरी, इंट्राऑक्यूलर, IM, ये सारे एब्जॉर्प्शन है ड्रग की नॉन पेरोरल एक्स्ट्रावैस्कुलर रूट्स के थ्रू, जहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो अवॉइड हो जाता है और डायरेक्ट टारगेट ड्रग डिलीवरी पर पहुंच जाता है। अब वही चीज़ है टॉपिकल, किस तरीके से, अब टॉपिकल है ड्रग अप्लाई होगा स्किन पे और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट चला जाएगा, जिसमें हमारी क्रीम्स, ऑइंटमेंट, पैचेस आते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये आपके, ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी है, अपनी फार्मास्यूटिक्स में पढ़कर आए हो आप। वहाँ पे जो हमने क्या पढ़ा था, GP में पढ़ा होगा आपने, GP में ये सब चीज़ें कवर की हैं, तो आपको आई डोंट थिंक इसको दोबारा करने की ज़रूरत है। आप उसमें उससे जाके पढ़ लो, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ोगे सब याद आ जाएगा। कुछ इतना आई डोंट थिंक इट्स टफ, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए उसको। इनहेलेशन, देन रेक्टल, सबलिंगुअल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, पल्मोनरी, इंट्राऑक्यूलर, वेजाइनल। अब जो है, अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, रिवाइज करना है, तो डायरेक्ट इस टेबल पे आओ। ये हमारा टेबल हमने इसीलिए मेंशन किया है इसको, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके इतना इधर उधर नहीं भटको, डायरेक्ट आके आप यहाँ पे अपना रूट चेक कर लो, रूट के बाद मैकेनिज्म चेक कर लो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स चेक कर लो कि इन सब रूट्स के थ्रू क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है इनका। टॉपिकल में जैसे ड्रग डिफ्यूज होगा स्किन में, सर्कुलेशन में क्रीम ऑइंटमेंट्स आएंगे, इनहेलेशन में एल्व्यूलाई जो लंग्स में वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके एरोसोल्स हैं, पाउडर हैं, गैसेज हैं, तो ये रूट्स यूज कर सकते हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टेबल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको पढ़ना और याद करना जरूरी है।